गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का चौथा चैप्टर जिसका नाम है उपनिवेशवाद और मराठा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मराठों ने जो यूरोपीय राष्ट्रों ने भारत में उपनिवेश स्थापित किए थे उसके साथ किस प्रकार उनको यूरोपीय व्यापारियों के साथ किस प्रकार प्रतिकार करना पड़ा, यूरोपियों का किस प्रकार प्रतिकार करना पड़ा और किस प्रकार के संबंध इस यूरोपीय राष्ट्र से मराठा साम्राज्य के थे, ये हम देखेंगे। अभी सबसे पहला पॉइंट जो है उपनिवेशवाद विरुद्ध मराठा साम्राज्य की, उपनिवेशवाद के विरोध में मराठा साम्राज्य की क्या भूमिका रही ये हम देखेंगे। अभी मराठों का जिस वक्त साम्राज्य था उस वक्त पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेज इन सभी विदेशियों ने व्यापार की निमित्त से भारत में क्या किया था, आगमन किया था या इनका आगमन हुआ था। वे केवल व्यापार करने तक ही सीमित रहे क्या? नहीं, इसके साथ साथ इन यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की भी क्या की, कोशिश की। जो यूरोपीय प्रवासी थे, यूरोपीय लोग थे, इनका जो प्रवास था भारत का वो तराजू, तलवार, तख्त इस प्रकार का था। यानी तराजू यानी क्या, व्यापार करने के निमित्त से ये भारत में आए थे। दूसरी बात, तलवार के भरोसे पर इन्होंने हम पर राज करना सीखा और यहाँ पर उन्होंने तख्त यानी सिंहासन हासिल किया, यानी हम पर उन्होंने अपना क्या किया, राज किया। इस क्रम से उन्होंने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। भारत में सर्वप्रथम जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। हमको क्या लगता है हमेशा कि अंग्रेज आए थे, नहीं, तो वो पुर्तगाली लोग आए थे। पुर्तगालियों को फिरंगी नाम से जाना जाता था। जो समकालीन कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज है उसमें पुर्तगालियों का जो उल्लेख है वो फिरंगी नाम से किया गया था और उनके जो प्रदेश थे उन्होंने जो हासिल किए थे वो फिरंगान नाम से जाने जाते थे। फिरंगी का मतलब है पुर्तगालियों द्वारा तैयार की गई तलवार और फिरंगी यानी पुर्तगाली लोग। कालांतर में यूरोपीय लोगों को, सभी यूरोपीय लोगों को क्या कहा गया, फिरंगी कहा गया। अभी पुर्तगाली विरुद्ध मराठा साम्राज्य, दीव, दमन, वसई, करंजा, उरण, चोल आदि स्थानों पर पुर्तगालियों ने अपने किले स्थापित किए थे। जो बारदेश का प्रदेश था वहां पर भी उन्होंने किलों से अपना प्रदेश सुरक्षित कर लिया था। उसके बाद पनवेल था। पनवेल में क्या किया था, पुर्तगालियों ने अपना गोला बारूद रखने के लिए कारखाना बना लिया था या गोदाम बना लिया था। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था, कल्याण भिवंडी पर अपना अधिकार प्रस्थापित कर लिया था। कल्याण भिवंडी पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया तब उनका संपर्क जो है वो पुर्तगाली लोगों से आया था। शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण किया था। इसके कारण पुर्तगालियों को डर लगने लगा था क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो नौसेना से सज्ज थे और भारत में अकेला मराठा साम्राज्य था जिसके पास नौसेना थी। तो पुर्तगालियों को अभी मराठों से डर लगने लगा था कि भाई ये हम पर भारी तो नहीं पड़ेंगे। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि मराठों ने पुर्तगालियों के धीरे धीरे नाक में दम करना शुरू कर दिया। पुर्तगाली प्रारंभ में मराठों की तकनीकी सहायता कर रहे थे किंतु गोवा का जो वायुसराय था उनके दबाव डालने के कारण पुर्तगालियों ने जो मराठों को मदद कर रहे थे टेक्निकली या तकनीकी, उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया था क्योंकि पुर्तगाली वायसराय नहीं चाहता था कि पुर्तगाल लोग कोई भी मदद करे, किसकी, मराठियों की। उसके बाद जंजीरा का जो किला था, जंजीरा के किले पर सिद्दी का वर्चस्व था और सिद्दी के विरुद्ध मराठों की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अभी इसीलिए मराठों को विरोध करने के लिए पुर्तगालियों ने किसकी साइड ली,
अभी सिद्धि की साइड ली और पुर्तगाली सिद्धि को मदद करना उन्होंने प्रारंभ किया। अभी जो पुर्तगाली थे या मराठा थे, उनके बीच जो राजनीतिक संबंध थे वो लचीले थे, कभी हाँ कभी ना, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ हेल्प करना कभी कम करना, इस तरीके से उनके संबंध जो थे राजनीतिक वो लचीले थे। 1665 में क्या हुआ कि मराठों की जो नौसेना थी वो कर्नाटक के सागर तटीय क्षेत्र से गुजर रही थी। तब पुर्तगालियों ने मराठों के 13 जहाजों का अपहरण कर लिया, लेकिन थोड़े दिनों में ही मराठा शक्ति के डर के कारण पुर्तगालियों ने जो अपहरण किए हुए जहाज थे उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया था, क्योंकि मराठा बहुत ही शक्तिशाली थे, इसलिए पुर्तगाली उनसे डर गए और जो कुछ भी जहाज उन्होंने अपने साइड में कर लिए थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर 1666 में क्या हुआ कि मराठों ने आदिल शाह का जो फोंडा किला था उसको घेराव कर लिया। तब पुर्तगालियों ने क्या किया कि जो आदिल शाह का किलेदार था उसको गोला बारूद की हेल्प कर दी। सूरत के आक्रमण के समय में भी शिवाजी महाराज ने शिवाजी महाराज ने जो पुर्तगाल का सूरत का क्षेत्र था वहाँ पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन वहाँ से भी छत्रपति शिवाजी महाराज सकुशल वापस अपने राज्य में स्वराज्य में आ गए थे। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमण के समय पुर्तगालियों ने भी मराठों के प्रति सहानुभूति दर्शाई थी, पुर्तगालियों ने मराठों को मदद की थी। शिवाजी महाराज के अनुमति से ही पुर्तगालियों ने दाभोल में अपनी कोठियाँ बसाई थी। या इससे हमको क्या दिखाई देता है, कभी एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, कभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, यानी इनकी जो राजनीति थी यही से पता चलता है कि लचीली थी, फ्लेक्सिबल काम था इनका। एक जैसा विरोध करते थे क्या, नहीं, कभी मदद कर देते थे तो कभी विरोध करते थे। अभी पुर्तगालियों ने भारत में धर्मांतरण चलाया था और इसीलिए जो स्थानिक जनता थी वो असंतुष्ट थी कि जबरदस्ती से हमको ईसाई धर्म का स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, 1667 में बारदेश में आक्रमण किया और इसीलिए वहाँ के जो जनता थी उन्होंने शिवाजी महाराज को सपोर्ट किया, उन्होंने मदद की। 1669 में मराठों ने सिद्धि के आधिपत्य में जो दंडराजपुरी नाम का क्षेत्र था उसको घेर लिया था। तब पुर्तगालियों ने सिद्धि की सहायता की थी। आदिल शाह और मराठा युद्ध ने पुर्तगाली स्वयं तटस्थ रहने का आभास दर्शाते रहे, लेकिन आदिल शाह को उन्होंने मदद की। इस घटना के पूर्व ही पुर्तगालियों का जो वकील था गोंसमलू मार्तीस शिवाजी महाराज से भेंट करने के लिए रायगढ़ पर आया था। दोनों पक्षों में संघर्ष न करने का निश्चय किया गया और ये सब घटना घटते हुए जो पुर्तगाल का वकील था गोंसमलू मार्तीस, यह शिवाजी महाराज को मिलने के लिए रायगढ़ पर आया। तब शिवाजी महाराज और पुर्तगाली वकील में एक करार हुआ कि हम दोनों भी एक दूसरे का क्या नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। अभी गोवा के जो पोर्तुगीज थे उनका विनाश करने के लिए आगे के समय में शिवाजी महाराज ने अपने आदमी विभिन्न छोटे छोटे गुट बनाकर धीरे धीरे गोवा में भेजना प्रारंभ कर दिया। जब बहुत सारी तादाद में वहाँ पर गोवा में मराठा सैनिक जमा हुए तो तभी विद्रोह करना और पुर्तगाली सत्ता को उखाड़ फेंकना निश्चित किया गया था। लेकिन पुर्तगाली वाइसराय को शिवाजी महाराज के इस योजना की भनक लगी, उसे पता चला परिणामतः शिवाजी महाराज की यह योजना असफल रही थी। 10 फरवरी 1670 को क्या हुआ कि पुर्तगाली एवं मराठा लोगों में एक संधि हुई और उसके अनुसार कुछ शर्तों की स्वीकृति की गई। तो उसके अनुसार क्या निश्चित किया गया, नंबर 1,
दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के जहाज लूटे हो तो उसके लिए समुचित क्षतिपूर्ति दी जाए। अगर मराठों ने पुर्तगालियों के या पुर्तगालियों ने मराठों के अगर जहाज लूटे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेन देन उनको करनी पड़ेगी। उसके बाद मुगलों के जहाज़ों को दी जा रही सहूलतें मराठों को भी मिलनी चाहिए तथा एक दूसरे की सीमा के दुर्गों का निर्माण न किया जाए। जो कुछ भी सहूलतें पुर्तगालियों द्वारा मुगलों को दी जा रही है उस तरीके की सहूलतें मराठों को भी मिले, ऐसी एक शर्त रखी गई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एक दूसरे पुर्तगाली किले या मराठों के किले, इन जो किले हैं उन पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया कि जो रामनगर में एक संघर्ष चल रहा था उस वक्त चौथाई की समस्या, चौथाई यानी एक चौथाई टैक्स लिया जाता था कुल उत्पादन के, तो उसके बारे में संघर्ष जो चल रहा था उसमें जिवाजी शेनवी नामक वकील को नियुक्त किया गया था मराठों की ओर से, लेकिन उसको वो संघर्ष खत्म करने में कुछ क्या बोलते सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। 1679 में खांदेरी उंदरी द्वीप को लेकर मराठा अंग्रेज युद्ध में पुर्तगालियों ने गुप्त रूप से अंग्रेजों की सहायता की थी। यानी पुर्तगालियों ने गुप्त रूप से आदिल शाह को, सिद्दी को, अंग्रेजों को हमेशा ही मराठों के खिलाफ क्या की थी, सहायता की थी। यानी वो खुले तरीके से मराठों को विरोध नहीं करते थे, लेकिन वो चुपके से मराठों का विरोध जरूर करते थे। क्योंकि क्यों नहीं करते थे खुले तरीके से? क्योंकि वो मराठों की शक्ति से पूरी तरह परिचित थे। उनको पता था कि मराठे बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, आगे चलकर ये पुर्तगाली लोगों को सबक सिखाने का ठान लिया। और चौल में क्या हो रहा था, मराठे के निर्माण का जो कार्य हो रहा था, मराठा निर्माण का, उसको विरोध कर रहे थे पुर्तगाली। गोवा में जो स्थानिक जनता थी उनको जबरदस्ती उनका धर्मांतर किया जा रहा था। उसके बाद सामुद्रिक व्यापार पर रोक लगा दी थी, लूटपाट कर रहे थे। इस कारणों से मराठों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ कर लिया और फोंडा नामक किले के घेराव में मराठों ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया, परास्त कर लिया। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात जो पुर्तगाली लोग थे, इतना डर था पुर्तगाली लोगों के मन में शिवाजी महाराज का कि उनके मृत्यु के पश्चात पुर्तगाली लोग भयमुक्त हो गए थे। ऐसा जो अभिप्राय है वो पुर्तगाली गवर्नर ने दिया है कि भाई शिवाजी महाराज के जाने के बाद पुर्तगाली जो सत्ता है वो क्या हो गई है, भयमुक्त हो गई है। अभी उसके बाद ये था छत्रपति शिवाजी महाराज का समय। उसके बाद हम चलेंगे संभाजी महाराज के समय। अभी पुर्तगालियों का जब गोवा में राज था तब छत्रपति संभाजी महाराज के विरुद्ध मुगल बादशाह जो था औरंगजेब था, उसके साथ साथ पुर्तगालियों ने अपना क्या कर लिया था, सांठगांठ बांध ली थी। यानी उनसे वो मिल गए थे पुर्तगाली मुगल सम्राट औरंगजेब से। इस कारण से मराठियों ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया था। किसने? संभाजी महाराज ने। छत्रपति ने क्या किया, संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के रेवदंडा बंदरगाह पर आक्रमण किया। इसके प्रत्युत्तर ने पुर्तगालियों ने गोवा की सीमा पर जो मराठा सरदार स्थित थे वहां पर जो फोंडा किला था उसको पुर्तगालियों ने घेराव कर दिया। मराठियों ने एक फोंडा किला का घेराव तोड़ा और गोवा पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में एसाजी कंक नामक जो मराठा सरदार था उसने अपना बहुत शूरता दिखाई, अपने पराक्रम की पराकाष्ठा की। इसमें पुर्तगाली गवर्नर जख्मी हो गए, उसे पीछे हटना पड़ा। संभाजी महाराज ने उसका पीछा किया और पुर्तगाली
बड़े संकट का सामना कर रहे थे, उसी समय मुगलों के दक्षिण पर आक्रमण कर दिया। दक्षिण यानी अपना दक्खन का एरिया, वहाँ पर उसी समय जब संभाजी महाराज पुर्तगालियों को हरा रहे थे, उसी वक्त इधर दक्खन के राज्य में क्या हो गया था कि मुगलों ने आक्रमण किया था। इसीलिए संभाजी महाराज को वो गोवा की मुहिम वहाँ पर छोड़नी पड़ी और वापस मुगलों का प्रतिकार करने के लिए दक्खन में आना पड़ा। यानी नहीं तो उसी वक्त संभाजी महाराज पुर्तगालियों का क्या करते, पराभव करते थे। इस प्रकार संभाजी महाराज का भी पुर्तगालियों से क्या आया, संबंध आया। उसके बाद शाहू महाराज के कार्यकाल में भी मराठा और पुर्तगालियों में संघर्ष हुआ। मुगलों के दक्खन का प्रतिनिधि जो था वो हुसैन अली सैयद था। उससे एक समझौता हुआ था, उसके अनुसार मराठों ने कल्याणी और भिवंडी को अपने अधिकार में कर लिया था। मराठों द्वारा पुर्तगालियों से चौथ की मांग की गई, परंतु वसई का जो गवर्नर था इस मांग को अस्वीकृत कर दिया। मराठे जो थे वो चौथाई लेते थे, चौथाई यानी टैक्स लिया जाता था, कुल उत्पन्न पर 1/4 हिस्सा लिया जाता था राज्य को चलाने के लिए। और पुर्तगालियों से भी मराठों ने शाहू महाराज के समय में चौथाई मांगी, लेकिन उनका जो गवर्नर था उसने उसको अस्वीकार कर दिया। इसीलिए पुर्तगालियों को मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसमें वसई, अशेरी, तारापुर, रेवदंडा, दमन आदि स्थानों पर सैन्य चौकियों का निर्माण किया गया और पुर्तगालियों द्वारा जो स्थानिक अत्याचार हो रहे थे सामान्य जनता पर, उसमें भी शाहू के समय में भी बढ़ोतरी हो गई थी। इसीलिए शाहू की और पुर्तगालियों का संघर्ष बार बार होने लगा। उसके बाद हम जाएंगे पेशवा बाजीराव। अभी जब पुर्तगाल ये जब आए थे उस समय पेशवा बाजीराव प्रथम के बंधु जो थे चिमाजी अप्पा, उनको पुर्तगाल विरोधी अभियान की कमान सौंपी गई थी। चिमाजी अप्पा ने क्या किया, पहले ही प्रहार में पुर्तगालियों के ठाणे किला जो है वो जीत लिया और 1737 में मराठों ने साष्टी द्वीप भी जो पुर्तगालियों के कब्जे में था उसको भी जीत लिया। उसके बाद शंकराजीबंत फड़के ने वसई द्वीप पर प्रवेश किया, छोटी छोटी छावनियां बनाई और वसई के किले पर अधिकार नहीं किया जाता तब तक आसपास के प्रदेशों पर स्थायी रूप से स्वामित्व स्थापित करना कठिन है। इसकी जो है इसका अंदाजा चिमाजी अप्पा को आ गया था। इसीलिए वसई का किला लेने के लिए मराठी सैनिकों ने क्या किया, अपनी जान की बाजी लगा दी। इस सभी वसई के किले को घेराव डाला मराठों ने और ये घेराव लगभग 2 साल तक चला। अंत में मराठों ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज और उसके बाद बाजीराव पेशवा और उसके बंधु चिमाजी अप्पा यानी मराठों का पुर्तगालियों के साथ संपर्क प्रस्थापित हुआ था और संघर्ष भी हुआ था। उसमें मराठों ने उन पर क्या कर लिया था, विजय भी प्राप्त कर लिया था। उसके बाद हम जाएंगे डच विरुद्ध मराठा साम्राज्य और डचों के साथ मराठों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा वो हम देखेंगे। अभी जो डचों के जो गोदाम या कोठार थे वो वेंगुर्ला में बसे हुए थे। उसके कारण क्या हुआ कि वेंगुर्ला जो था वो दक्खन के पास था, स्वराज्य के पास था। इसके कारण डचों का मराठों से संपर्क आता था। 1649 में क्या हुआ कि वेंगुर्ला की कोठियों का प्रारंभ हुआ। उसके कारण डचों ने व्यापार में अपनी अच्छी बढ़ोतरी कर ली थी। अभी इस वक्त कुडाल पर शिवाजी महाराज द्वारा किए गए आक्रमण के कारण डचों के व्यापार पर प्रतिकूल परिणाम हो रहा था। अभी कुडाल क्षेत्र पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया, इसका परिणाम सीधे सीधे डचों के व्यापार पर होने लगा। अभी 1665 में क्या हुआ कि सूरत में जो मुगल सूबेदार था उसने मराठों की नौसेना को नष्ट करने के लिए डचों की सहायता मांगी थी, लेकिन
डचों ने मुगलों को क्या कर दिया, मना कर दिया। अभी शिवाजी महाराज ने दाभोल में कोठियां स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान करने की अनुमति डचों को दे दी थी, किंतु किसी कारणवश वहां पर डचों की कोठियां प्रारंभ नहीं हो सकी। मराठे और डचों के मध्य जो राजनीतिक थी वो भी लचीले स्वरूप की थी, उसमें कोई तटस्थता नहीं थी। अभी मुंबई बंदर से अंग्रेजों को हटाने के लिए मराठों ने डचों को अंग्रेजों को सहायता करनी चाहिए। यह मुंबई से अंग्रेजों का उच्चाटन करने के लिए मराठों ने डचों की सहायता करनी चाहिए, ऐसी डच लोगों की इच्छा थी। अभी सूरत का जब दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठों ने डचों की कोठियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब सूरत पर आक्रमणसवारी की थी शिवाजी महाराज ने, वहां पर डचों की भी कोठियां थी, लेकिन उसको शिवाजी महाराज ने हाथ भी नहीं लगाया था। और जब कर्नाटक अभियान उन्होंने चलाया था उस समय भी डच कोठियों के संरक्षण और अनुमति के लिए डचों ने शिवाजी महाराज को बड़ा नजराना दिया था। इसके कारण हमें यह पता चलता है कि डच और शिवाजी महाराज में जो रिलेशन थे वो काफी लचीले स्वभाव के थे, क्योंकि एक दूसरे को संभालने की कोशिश वो यहाँ पर कर रहे थे कि शिवाजी महाराज ने डचों की कोठियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वो उनको भेंट देते थे, या कोई अगर जरूरत पड़े तो उनको सहायता भी करते थे। उसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसी विरुद्ध मराठा साम्राज्य। 1668 में क्या हुआ कि शिवाजी महाराज के से अनुमति लेकर फ्रांसीसियों ने अपनी कोठियां प्रारंभ की थी। फ्रांसीसियों ने क्या किया था, उसके बदले स्वराज्य को गोला बारूद की देना शुरू कर दिया था। फ्रांसीसियों ने शिवाजी महाराज से मित्रता पूर्वक संबंध प्रस्थापित किए थे, और इसीलिए जब सूरत पर आक्रमण किया था तब उस वक्त ये मित्रता पूर्वक संबंध प्रस्थापित करने के कारण शिवाजी महाराज ने फ्रांसीसियों को कोठियों को नुकसान नहीं पहुंचा था। इसीलिए फ्रांसीसियों द्वारा मराठों को बड़ा नजराना भेंट दिया गया था। 1677 में पौंडीचेरी का जो गवर्नर जो था फ्रांसवा मार्टिन, फ्रांसीसी कोठियों के लिए संरक्षण और अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दक्षिण दिग्विजय के पश्चात चोल मंडलम के तटीय क्षेत्रों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। इसके बाद के कालावधि में फ्रांस एवं इंग्लैंड के मध्य जो संघर्ष चल रहा था सत्ता के लिए, उसका प्रतिबिंब भारत में धीरे धीरे पड़ने लगा। भारत के विभिन्न राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में धीरे धीरे सत्ता स्पर्धा चालू हुई। दोनों ने स्थानिक शासकों और शासन कार्यों एवं कामकाजों में अभी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस सभी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में वो अपना हस्तक्षेप करने लगे और आपस में ही सत्ता स्थापित करने के लिए उनमें यूरोपीय राष्ट्र में स्पर्धा चलने लगी। इसीलिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों में बड़ी मात्रा में स्पर्धा होने लगी, और कि कौन से स्थानिक जो शासक थे भारत के, उससे कौन ज़्यादा अपने संबंध प्रस्थापित करता है। इसीलिए जो आधुनिक यूरोपीय युद्ध कला थी एवं तकनीक है सिखाने का लालच उन्होंने स्थानिक शासकों को दिखाया, और फ्रांसीसियों ने इस प्रकार निजाम की दरबार में क्या किया, प्रवेश किया। अभी फ्रांसीसियों के प्रशिक्षण में तैयार हुए इब्राहिम गारदी, अभी ये जो इब्राहिम गारदी था उसको फ्रांसीसी प्रशिक्षण प्राप्त था, को सदाशिव भाऊ ने मराठों की सेना में तोपखाना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। जब पानीपत का तीसरा युद्ध था 1761 में, तब यही इब्राहिम गारदीस अपने मराठों के काम आया था, जो फ्रांसीसी सेना के अंडर तैयार हुआ था।
उसने मराठों की पानीपत के थर्ड वॉर में क्या की थी, मदद की थी। अभी जो फ्रांसीसी प्रशिक्षण के कारण या आधुनिक कवायती सेना का उन्होंने निर्माण किया मराठों के, और तोपखाना सुसज्जित किया। इसी सैन्य के बल पर उन्होंने उत्तर हिंदुस्तान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित किया। साथ में अंग्रेजों पर नियंत्रण रखने में भी मराठा साम्राज्य सफल हुए, क्योंकि फ्रांसीसी सेनाओं कवायती सेना का जो प्रशिक्षण मिला था उसी के कारण यह क्या हुआ था, संभव हुआ था। इस प्रकार फ्रांसीसियों के साथ मराठा लोगों के जो थे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित हुए थे।